Hello everyone. Today we will do the topic capital structure in the chapter financial management. देखो बिज़नेस को रन करने के लिए लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट होती है, यानी ऐसे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की ज़रूरत होती है जो लंबे टाइम तक फर्म के बिज़नेस के पास कंपनी के पास रह सके. एंड फॉर दैट देर आर मैनी सोर्सेज अवेलेबल लाइक इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स. तो ये जो सारी सोर्सेज हैं इनका आपस में जो रिलेशन होगा, देयर रेशियो बिट इन सब का आपस में जो रेशियो होगा वो कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है. दैट इज़ व्हाट वी कॉल कैपिटल स्ट्रक्चर. सो इट रेफर टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स. दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि लॉन्ग टर्म फंड की बात हो रही है, इट डजंट इंक्लूड शॉर्ट टर्म फंड. And it become essential to understand the meaning of capitalization and financial structure as well, to understand the meaning of capital structure in detail. ओके, तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन से हो सकते हैं एक फर्म के लिए. इट कैन बी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोरोड कैपिटल, रिटेन्ड प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट ऑलरेडी फर्म के पास है, एंड करंट लाइबिलिटीज़. However, current liability long term का part नहीं है, but yes, definitely it serve the purpose of finance. But if we talk about long term sources, then we have to remove the current liability. Now look at this table. Suppose a company is in need of 10 lakh that it gets as under. तो फर्म को 10 लाख की ज़रूरत थी, इक्विटी से 4.5 लाख, प्रेफरेंस से 2,25,000, बोरोड कैपिटल से 1,12,500 एंड रिटेन प्रॉफिट से 1,12,500. एट लास्ट करंट लाइबिलिटी से 1 लाख रुपीज़ एक्वायर कर ली. सो दिस इज़ हाउ कंपनी गेट 10 लाख रुपीज़. अगर हम इनका आपस में रिलेशन देखें टोटल कैपिटल का, देन 10 लाख को 100% कंसीडर करना पड़ेगा. इसे 100% कंसीडर करते हुए बाकी जितनी भी कैपिटल है उसका रेशियो निकालना होगा. लाइक 4,50,000 डिवाइड बाई 10 लाख मल्टीप्लाई विद 100. दिस इज़ हाउ वी विल गेट द रेट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल. सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर निकालने के लिए 2,25,000 डिवाइड बाई 10 लाख मल्टीप्लाई विद 100. तो टोटल कैपिटल के अगर परसेंटेज देखें तो 45% इक्विटी शेयर कैपिटल है, 22.5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 11.25 बोरोड कैपिटल एंड सेम रेट ही रिटेन प्रॉफिट का है, और करंट लाइबिलिटी है 10%. बट इफ़ वी रिमूव करंट लाइबिलिटी फ्रॉम दिस, देन कंपनी के पास टोटल फाइनेंस अवेलेबल होगा 9 लाख रुपीज़, एंड वो 9 लाख रुपीज़ होगा लॉन्ग टर्म फंड, राइट. अब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज. लाइक 4,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल है, राइट. नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे 4,50,000 को डिवाइड करेंगे 9 लाख से, दैट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड मल्टीप्लाई विद 100. सो द परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी 50%. Similarly, we will find the value of preference share capital, borrowed capital and retained profit. तो जो ये रिलेशन आया ना इन सब के बीच में कि 50% इक्विटी कैपिटल लगेगी, 25% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी, 12.5 बोरोड कैपिटल है एंड 12.5 रिटेन प्रॉफिट है. दिस रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सोर्सेज, this is what we called capital structure. However, if we talk about the percentage of total capital, that is 45, 22.5, 11.25, 11.25 and 10, टोटल कैपिटल जिसमें हमने लॉन्ग टर्म भी लिए एंड शॉर्ट टर्म भी लिए, इसे कहते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. ओके, एंड जो एग्जैक्ट अमाउंट, टोटल अमाउंट जो लॉन्ग टर्म फंड में लगा है उसे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन. एंड वी हैव कैपिटलाइज द 9 लाख रुपीज़ इन दिस एग्जाम्पल. लेट्स रीड ऑल दीज 3 टर्म्स इन डिटेल. फर्स्ट, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. It refers to the composition of liability side of balance sheet. In other words, it includes both long term as well as short term sources of capital. जो भी लास्ट हमने एग्जाम्पल में देखा वहाँ पर सभी कैपिटल जितनी भी टोटल कैपिटल थी ऑल कैपिटल का परसेंटेज निकाला गया था. सेकेंड इज कैपिटलाइजेशन. इट रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल. एग्रीगेट मीन्स टोटल. तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल है उसका टोटल एग्रीगेट किया जाता है.
In other words, if short-term capital sources are excluded from financial structure, what remains is capitalization. अगर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से शॉर्ट टर्म कैपिटल सोर्सेज को निकाल दिया जाए तो जो अमाउंट आएगी दैट टोटल अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन. Third is capital structure. It refers to the relative proportion of different sources of long-term capital. With regard to relation between capitalization and capital structure, it can be said that capitalization is a quantitative aspect of long-term fund, whereas capital structure is qualitative aspect. क्योंकि कैपिटलाइजेशन में टोटल अमाउंट देखी जाती है, बट इन कैपिटल स्ट्रक्चर वी सी द रिलेशन बिटवीन दैम, प्रोपोर्शन और यू कैन से परसेंटेज. दैट इज़ वाई वी कैन से कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर है, एस्पेक्ट है, वेयर एज कैपिटलाइजेशन इज क्वान्टिटेटिव एस्पेक्ट. तो हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, राइट. और कैपिटल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो अवेलेबल होते हैं उनके बीच प्रोपोर्शन देखा जाता है. अगर हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को ओनरशिप के बेसिस पे डिवाइड करें तो वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं, डेब्ट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल, राइट. डेब्ट कैपिटल मीन्स जो थर्ड पार्टी बाहर से बोरो की गई है, एंड इक्विटी कैपिटल मीन्स ऑनर्स कैपिटल विच इंक्लूड इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. तो जो ये 2 एस्पेक्ट्स हैं कैपिटल के, इनका कॉस्ट और रिस्क के बीच में रिलेशन क्या है और हमें इस चैप्टर में पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में ये डिटरमाइन किया जाता है रेशो क्या हो, राइट. कितना हम डेब्ट कैपिटल ले, कितने डिवेंचर ले, कितना प्रेफरेंस ले, कितना इक्विटी ले. ये सब डिटरमाइन करने से पहले हमें इतना तो पता होना चाहिए कि किस कैपिटल से रिलेटेड कितनी कंपनी को कॉस्ट होगी और कितना उससे एसोसिएटेड रिस्क रहेगा. और ये रिलेशन इस चार्ट के थ्रू बहुत अच्छे से समझा जा सकता है जो आप देख रहे हो. चलो पहले डेब्ट कैपिटल की बात करते हैं. अगर हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिबेंचर पर बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है इफ़ वी कंपेयर देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट विद द अमाउंट ऑफ डिविडेंड और परसेंटेज ऑफ डिविडेंड. बट साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स हैं यानी कि जो डिबेंचर खरीदते हैं उनको रिस्क भी बहुत कम होता है. सपोज़ करो अगर बिज़नेस बंद भी होता है तो सबसे पहले पेमेंट उन्हीं की जाती है, सबसे पहले इंटरेस्ट भी उन्हीं को पे किया जाता है. इवन अगर कोई बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं भी हुआ, चाहे लॉस क्यों ना हो जाए, तब भी इनको इंटरेस्ट पे किया जाएगा. तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न तो कम मिलती है डेफिनेटली, बट रिस्क भी कम है. बट यहीं अगर हम डेब्ट कैपिटल को एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जिन्होंने ये डेब्ट कैपिटल ली है, उनको कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कम मिलती है क्योंकि रिटर्न लो मिल रहा है. रिटर्न लो क्यों मिल रहा है? क्योंकि कंपनी दे ही कम रही है, कंपनी कम दे रही है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी. बट रिस्क बहुत हाई है. अगर टाइम पर उन्हें पे नहीं किया दे कैन स्यू. ये सिक्योर्ड भी होते हैं तो ये एसेट पर भी अपना हक जमा सकते हैं. एंड चाहे फर्म को प्रॉफिट नहीं भी हो रहा, इन्हें इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा. ये काफ़ी बर्डनसम हो जाता है, तो इसलिए रिस्क जो कंपनी के लिए रिस्क होता है वो बहुत हाई होता है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इक्विटी शेयर होल्डर्स. अगर हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्हें रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलता है, जितना भी प्रॉफिट बचा वो सब इक्विटी शेयर होल्डर्स का. बट ऐसे इन्वेस्टर्स को रिस्क भी बहुत होता है क्योंकि इनको पेमेंट और डिविडेंड दोनों ही लास्ट में दी जाती है और उनकी कैपिटल तो जब तक बिज़नेस चल रहा है तब तक तो उस लाइफ टाइम में तो बिल्कुल दी ही नहीं जाएगी. जब बिज़नेस बंद कर दिया जाएगा, वाइंड अप होगा, उस केस में इनकी कैपिटल रिटर्न की जाती है, राइट. तो एक इन्वेस्टर के लिए बहुत हाई रिस्क हो जाता है. बट ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इक्विटी शेयर होल्डर रिस्की नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अगर प्रॉफिट हो रहा है तभी डिविडेंड देना है, जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना डिविडेंड देना है, और उनकी कैपिटल तो सबसे एंड में ही देनी है. कंपनी को कोई रिस्क नहीं होता इक्विटी शेयर कैपिटल लेकर. हाँ, बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़रूर हाई होती है क्योंकि उन्हें डिविडेंड बहुत हाई रेट से देना पड़ता है. सो होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. Now let's read what are some similarities and dissimilarities between debt capital and preference share capital. Firstly, similarities. जो डेब्ट कैपिटल है उस पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. जब भी डेब्ट कैपिटल ली जाती है तब उन्हें पहले ही बता दिया जाता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाएगा. एंड यू नो व्हाट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिविडेंड भी फिक्स होता है. ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जिनका फाइनल बचे हुए प्रॉफिट पर हक होता है. दैट इज़ वाई इक्विटी शेयर होल्डर्स को रियल ओनर कहा जाता है एंड प्रेफरेंस शेयर को नहीं. सेकेंड पॉइंट, बोथ ऑफ दीज सोर्सेज आर लेस कॉस्टली और चीपर दैन इक्विटी शेयर कैपिटल. अगर हम इन्हें इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट से कंपेयर करें तो दोनों ही सस्ते हैं. दिस सिमिलैरिटीज आर
देखो, जो डेप्थ कैपिटल है उस पर तो इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा फर्म को। फिक्स रेट है वो तो दोनों की फिक्स रेट है, बट डिबेंचर्स को तो पेमेंट तब भी करना पड़ेगा जब लॉस हो। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को यूजुअली जनरली तभी पे किया जाता है जब प्रॉफिट हो। तो ये एक रीज़न हुआ डिसिमिलैरिटी का। सेकंड जो होता है, कंपनी को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है, यानी कि जो डेप्थ कैपिटल है उस पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उस पर तो टैक्स रिलीफ मिलता है, बट डिविडेंड पर कोई टैक्स रिलीफ नहीं मिलता, क्योंकि जो डिविडेंड दिया जाता है वो ये कंसीडर करके दिया जाता है कि वो तो ओनर्स है, एंड ओनर्स को जो आपने पे किया प्रॉफिट बांटा उसके लिए कैसा टैक्स रिलीफ। वी कैन से डेप्थ कैपिटल हैज़ एडवांटेजेस ओवर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर हम टैक्स को कंसीडर करें तो। So these were the similarities and dissimilarities between debenture and preference share capital. I mean debt and preference share capital. Okay, so last topic of the day is what is financial leverage and financial risk. Financial leverage means जो डेप्ट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल के बीच में रेशियो है ना, उसे आप फाइनेंशियल लिवरेज कह सकते हो। जब डेप्ट कैपिटल को यूज़ किया जाता है फर्म में, यू कैन से कि जब डेप्ट कैपिटल को इंक्रीज़ किया जाता है फर्म में तो उसे कहा जाता है कि फाइनेंशियल लिवरेज को इंक्रीज़ किया जा रहा है। देखो, जो ये डेप्ट कैपिटल है ना, ये एक फ़र्म के लिए फ़िक्स बर्डन होती है। फ़िक्स क्यों होती है? क्योंकि इन्हें इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है, इनको टाइम टू टाइम पेमेंट देनी ही पड़ती है, वेदर देयर इज़ प्रॉफिट और लॉस टू द कंपनी। दैट इज़ वाई इसे फिक्स बर्डन कंसिडर किया जाता है। तो जितनी डेप्ट कैपिटल बढ़ाई जाती है ना, उतनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो डेप्ट कैपिटल होती है उनकी जो पेमेंट होती है वो काफ़ी कम करनी पड़ती है। अभी हमने पढ़ा था ना कि रिस्क और कॉस्ट क्या होती है डेप्ट की और क्या इक्विटी की होती है, बट हाँ, रिस्क भी बढ़ता है। जो ये रिस्क बढ़ता है ना, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। द नेक्स्ट टर्म, बाय यूजिंग द फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल द बर्डन फॉर द पेमेंट ऑफ फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट इंक्रीजेस। In case of adverse condition, the inability to pay fixed financial cost create a risk which is called financial risk. जब एक फर्म को प्रॉब्लम आने लगती है, वो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट को पूरा नहीं कर पाती, दैट इज़ व्हाट वी कॉल फाइनेंशियल रिस्क। ये जो दो टॉपिक हैं आने वाली क्लासेस में इसे और डिटेल में पढ़ेंगे, बट इनके अलावा अगर किसी और पॉइंट में आपको कन्फ्यूज़न है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। थैंक यू।